हेलो गाइस, एक बार फिर से आई एडवेरा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जनरल साइंस पार्ट 2 का वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। एनडीए के इस तैयारी में जनरल स्टडीज़ में कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। आपको जिस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमारी भरसक कोशिश होगी कि आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएँ या वो सारे नोट्स दे दिए जाए, उसका एक रिवीज़न हो जाए। देखिए, पूरा नोट्स तो इतने कम समय में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन रिवीजन ज़रूर कराया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 में, वो टॉपिक है आपका विटामिन। क्योंकि विटामिन से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि विटामिन क्या होता है। व्हाट इज़ विटामिन? विटामिन एक क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम आता है और जो कुछ लिमिटेड अमाउंट में हमारे शरीर में यूज़ होता है। तो विटामिन्स के आप 3 इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। जैसे कि विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये शरीर को एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होता है। शरीर को बहुत ज़्यादा विटामिन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि भाई कितनी इस्तेमाल की जाती है शरीर में और ये कितना क्या होता है, कौन सा कंपाउंड है। ये 2 तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर विटामिन्स को देखा जाए तो 2 तरह के विटामिन्स अस्तित्व में हैं। 2 तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। पहला जो है वो फैट सेलेबल है और दूसरा जो है वो वाटर सेलेबल है। वाटर सेलेबल, फैट सेलेबल में ए, डी, ई और के आता है, और आपका वाटर सेलेबल में जो आता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीज़ें आपको मिलती हैं। अब विटामिन ए, डी, ई के बारे में, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में हम लोग बात कर लें। फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स में सबसे पहले जो आता है वो आता है विटामिन ए। विटामिन ए। अब विटामिन ए की जब बात आती है तो इसकी खोज कब हुई थी? डिस्कवर्ड इन 1913 में इसकी खोज की गई थी। और साथ ही साथ इसका जो रासायनिक नाम है, वो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, या इसको कहते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। तो 2 नाम इसके मिलते हैं, एक रेटिनॉल के नाम से मिलता है, एक बीटा कैरोटीन के नाम से मिलता है। 1913 में इसकी खोज हुई है। कौन कौन से सोर्स हैं जहां से हमें विटामिन ए मिल सकता है? वो है आपका लीवर, ऑरेंज, ठीक है, पपाया। पपाया के साथ साथ आपका जो है लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोया मिल्क। ये इसके सोर्स हैं, यानी कि अगर हम सोर्स की बात करें तो ये इसके सोर्स आ जाते हैं जहाँ से हमें विटामिन ए आसानी से मिल जाता है। मछली के तेल से भी विटामिन ए बड़े आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी आ जाए तो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है? डिसीज़ अमूमन हम लोग रतौंधी का नाम लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर में लगती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइपर केराटोसिन नामक बीमारी होती है, जो त्वचा से संबंधित होती है और त्वचा को मोटा बना देती है। तो 2 बीमारियां लिख लीजिए, एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है हाइपर
कैरोटोनिया या हाइपर कैरोटोसिस उसको बोलते हैं। हाइपर कैरोटोसिस में क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है वो त्वचा एकदम से मोटी हो जाती है। तो ये आपका विटामिन ए से संबंधित सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल गई। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल में विटामिन डी की। और विटामिन डी की जब बात आती है तो पता चलता है कि इसका जो खोज हुआ वो 1920 में हुआ इसका खोज। और साथ ही साथ इसे दो तरह के विटामिन की हम लोग चर्चा करते हैं। एक जो है वो D3 आता है, D3 का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। और दूसरे तरह के विटामिन का नाम आता है D2 का जो नाम आता है उसको कहते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। अब विटामिन डी के सोर्स कहाँ कहाँ से हैं? तो नॉर्मल सोर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सोर्स जो है वो है आपका एग, मिल्क, ठीक है, मशरूम, ठीक है, मशरूम्स, ये इसके नॉर्मल सोर्सेज हैं जहाँ से आसानी से विटामिन डी मिल सकता है। D3 भी मिल जाएगा, D2 भी मिल जाएगा। अब इसका डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होता है? DD का मतलब हो गया डेफिशिएंसी डिसीज़। अगर मान लेते हैं किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो अगर बच्चा है तो उसे रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी जिसमें हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और अगर वो वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर का है, तो उसे ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होती है, हड्डी नरम हो जाता है, और हड्डी जब नरम हो जाता है तो वो कहीं से भी टूट सकता है, उसमें बहुत सारे जो डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो ये विटामिन डी हैं जिसकी कमी की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में अगला विटामिन का क्रम आता है विटामिन ई। और इसका रासायनिक नाम है, इसके दो नाम मिलते हैं। एक तो नाम है टोकोफेरॉल और दूसरा नाम है टोकोट्रेनॉल्स। विटामिन ई की खोज जो हुई है वो हुई है 1922 में। और अगर इसके सोर्सेस की बात करें तो कौन कौन से सोर्स हैं जहां से आसानी से विटामिन ई मिल सकता है? नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स के बाद आपका आता है सीड्स, स्प्राउट, ठीक है, स्प्राउट्स आता है। अगर ये विटामिन हमारे शरीर में ना मिले तो डेफिशिएंसी डिसीज क्या क्या हो सकता है? स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में हो सकता है। एबॉर्शन हो सकता है फीमेल्स में। स्टेरिलिटी इन मेल्स और एबॉर्शन इन फीमेल, ठीक है। तो ये आपका है। तो हम लोगों ने देखा कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसका नेक्स्ट विटामिन जो आपको है वो आपका क्या है? ये थोड़ा सा हटा दें क्योंकि ये पुराने फ्रेम्स हैं। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है।
विटामिन ई, और दूसरा क्या हो गया, विटामिन के। विटामिन के। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। और इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1931 में। कहाँ कहाँ से विटामिन के हमें मिलता है, हमें मिलता है सोर्स की बात करें तो लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, स्प्राउट्स से मिलता है, लीवर से मिलेगा, फिश ऑयल से मिलेगा, ठीक है। फिश ऑयल के साथ साथ बहुत सारे और भी पदार्थ होते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ से मिलेगा। और डेफिशिएंसी डिसीज़ की अगर हम लोग बात करें, डीडी की बात करें, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ में क्या होता है, थक्का नहीं बनता है। अगर विटामिन के मौजूद नहीं है तो हमारे शरीर में थक्का बनने का जो क्रम है वो टूट जाता है, अर्थात खून अगर बहने लगेगा कहीं से तो वो थक्का नहीं बनेगा, यानी ब्लीडिंग डायथेसिस की बीमारी हो जाती है। ब्लीडिंग डायथेसिस, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में एक तरीके से आपको याद करना बड़ा आसान है, जिसमें कि आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। विटामिन B1 जो थायमीन है, फिर राइबोफ्लेविन है, निकोटिनामाइड है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक और विटामिन्स आता है जिसको कहते हैं हम लोग पाइरिडॉक्सिन, फिर बायोटिन आ जाता है, पेंटोथेनिक एसिड आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है फोलिक एसिड, और फिर साइनोकोबालामिन, और फिर उसके बाद विटामिन सी का नाम आएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद करने के लिए हम एक आपको फार्मूला बता देंगे कि जिससे आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि ये याद करने के लिए TRNP, ठीक है, पाई BF, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसे आसानी से याद कर लेंगे। T से आपका हो जाएगा थायमीन, थायमीन हो गया। R से हो गया आपका राइबोफ्लेविन, इसी तरह N से हो गया आपका निकोटिनामाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड भी इसको बोलते हैं और इसको नियासिन भी बोलते हैं। इस P से आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और PY से आपका पाइरिडॉक्सिन हो गया, PY से पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। और उसके बाद B से बायोटिन, और F से आपका हो गया फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। और उसके बाद आपका आता है BFC, यहाँ C छोटा सा कर लें तो इस C से हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन, यानी TRNP है, TR है, NP के पास जाता है, जहाँ पे वो अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, बहुत प्यारे बेस्ट फ्रेंड से वो मिलने जाता है। तो बेस्ट फ्रेंड जो है वो बहुत ही शानदार तरीके का, आप मतलब कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है,
हमने तो एक कोशिश की है इसको बनाने के लिए, हमसे बहुत अच्छा आप इसको बना सकते हैं, कुछ भी कविता के फॉर्म में बना सकते हैं, किसी और फॉर्म में बना सकते हैं। हमने इसको सीरीज से केवल जोड़ दिया है, उसमें ज़्यादा कोई बुद्धि नहीं लगाई है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसे आसानी से बनाना सीखिए, कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। कविता के फॉर्म में लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये चीज़ कब अस्तित्व में आई, यानी कि इसका जो है खोज कब हुआ, और साथ ही साथ ये देखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम हमने आपको एक बार बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन कौन सा है। जैसे B1 थियामाइन, ठीक है। इसके बाद आता है B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, B2 हो गया आपका राइबोफ्लेविन। और उसके बाद आपका आ जाएगा B3 को बोलेंगे नियासिन या निकोटिनामाइड। B5 आ गया, B4 नहीं होता है। B5 को बोलते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड, फिर आ जाता है B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, ठीक है। और B6 के बाद आपका आता है B7 जो होता है वो है बायोटिन, ठीक। और B7 के बाद जो है वो आपका आता है B9, और B9 जो है वो है आपका फोलिक एसिड। फिर आ जाता है आपका B12, और B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। और उसके बाद विटामिन सी आ जाता है जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसका जो सोर्स है वो सोर्स लगभग सबका एक है। स्प्राउट में ये पूरे विटामिन मिल जाएंगे आपको, दूध, मक्खन और मांस, मछली, अंडा, इन सब में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसमें का जो डेफिशिएंसी डिसीज होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में न चल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें, यानी B12 से लेकर के हम B1 की तरफ जाएं, तो यहाँ पर अगर B12 की कमी हो गई है, अगर शरीर में कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहाँ पर आपको जो है निश्चित रूप से एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार होते हैं? B9 भी जिम्मेदार होगा, B12 भी जिम्मेदार होगा, इसके साथ साथ आपका B6 भी जिम्मेदार होगा, ठीक है, B3 भी जिम्मेदार होगा। तो B12, B9, B6 और B3 अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। B3 3, 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 का यहाँ पे पहाड़ा चलेगा, 3 का टेबल चलेगा, 3, 6, 9 एंड 12। तो ये जो आंकड़ा चल रहा है, ये आंकड़ा एनीमिया को बताता है, यानी कि अगर ये शरीर में आपके कम हो गए हैं तो एनीमिया निश्चित हो जाएगा, ठीक है। और अकेले अगर सारे विटामिन मौजूद हैं और B3 कम हो गया, बाकी सब अच्छे तरीके से हैं आपके शरीर में, और B3 नहीं है, तो पहले के समय में एक रोग होता था, चर्म रोग होता था, जिसे पेलेग्रा कहते थे, ठीक है। अब नहीं होता है, क्योंकि वही जो विटामिन B3 है, जिसे हम लोग कहते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन यानी PP, इसे B3 को एक और नाम मिलता है PP, पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन्स। तो जब पेलेग्रा होता था तो लोगों की मौत हो जाती थी। तो जब B3 की खोज हुई, और B3 की खोज कब हुई? 1936 में। तो 1936 में जब खोज हुई तो पेलेग्रा नामक बीमारी अपने आप गायब हो गई। इसी तरह कैंसर की भी बीमारी किसी को नहीं हो सकती है, उसके लिए भी विटामिन खोज लिया गया है, लेकिन अभी क्या है कि उसको बताया नहीं जा रहा है लोगों को। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर जो लोग जो है ड्राई फ्रूट्स सबसे ज़्यादा खाते हैं, उनको कभी भी कैंसर नहीं होता है। चलिए, वो कोई अलग चीज़ हो जाएगा कि मान लेते हैं कोई ड्राई फ्रूट खा रहा है उसको हो गया, तो वो एक्सेप्शन में आएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो है B1 की अगर कमी हो गई है, तो B1 की कमी से उसको क्वाशियरकोर
सिंड्रोम हो जाएगा, और साथ ही साथ बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। ये दोनों बीमारियां बच्चों को होती हैं। अगर B2 की कमी हो जाती है तो B2 के कमी के वजह से जो डेफिशिएंसी डिसीज होगी उसको कहते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस, ग्लोसिटस, ठीक है। एरिबोफ्लेविनोसिस में आपके जो ओंठ होते हैं, ओंठ के दोनों किनारे खराब हो जाते हैं। ग्लोसिटस में भी आपका चर्म रोग होता है, और स्टोमेटाइटिस से भी आपका चर्म रोग होता है। यानी कि ये जो दोनों विटामिन्स हैं, ये दोनों विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं। अगर ये दोनों हमारे शरीर से अचानक कम हो जाते हैं तो बहुत तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। अगर अचानक से B5 की कमी हो जाए तो B5 की कमी की वजह से जो है वाइट हेयर हो जाएंगे, बाल सब सफ़ेद होने लगेंगे, असमय सफ़ेद होने जाएंगे, स्किन डिसीज़ हो जाएगी। स्किन डिसीज़ के साथ साथ इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी जिसको बांध्यता कहते हैं। तो B6 के बारे में आपको बता ही दिया। B6 की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है, यानी कि पैरों में, हाथों में, सब जगह दर्द अचानक से होने लगते हैं। अगर B7 अचानक से कम हो जाए, बाकी सब विटामिन हमारे शरीर में बना रहा है, B7 तो डर्मेटाइटिस यानी एक तरीके का चर्म रोग हो जाता है, और साथ ही साथ हेयर लॉस हो जाता है। हेयर लॉस, गंजापन, बाल्डनेस इसको बोलते हैं, ठीक है। बाल्डनेस हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, चर्म रोग, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। और B9 आपको बता ही चुके, B12 आपको बता ही चुके। तो इसका मतलब है कि बहुत आसान है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आने होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। और इस तरह से अगर देखेंगे कि विटामिन सी है, विटामिन सी, तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, और ये विटामिन्स जो है आपका एक सिलेबस पूरा का पूरा कंटेन कर लेता है, वो है फूड से संबंधित। तो फूड में अगर आप बैलेंस फूड की बात करें, बैलेंस फूड की बात करें तो बैलेंस फूड में आपका जो है वो विटामिन्स, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपके अगर पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद नंबर आता है मिनरल्स का, ठीक है। ये अगर आप पर्याप्त मात्रा में है तो वो आपका कहलाएगा बैलेंस फूड, जिसमें आज हमने आपको विटामिन्स के बारे में बता दिया। जल्द ही आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आपका बैलेंस फूड और फूड से संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो वो कंप्लीट हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो हमें तब भी कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कैसे इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। और तैयारी बढ़िया से करिए। जो आपको दिक्कत आ रही है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है। कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को आपको पूरी तरीके से समझाया जा सके। जिन लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को नोट्स चाहिए इसका, तो नोट्स के लिए आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आई एडुवेरा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उस ऐप पर आपको इस सब का नोट्स मिल जाएगा, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हम उसको फ्री में डाउनलोड कर देंगे, आप वहाँ पर जा कर के ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर जल्द ही दूसरे वीडियो में। थैंक यू।